तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है क्या? स्टेट ऑफ मैटर। ओके। इस यूनिट का जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है क्या? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस सर्टेन फोर्सेस दैट कंडेंस मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मींस फोर्सेस विच आर बाइंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बात समझ गए बच्चों? कि ऐसे फोर्सेस जो कि मैटर को कंडेंस करते हैं, मींस उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से बांध के और मैटर की स्टेट को डिसाइड करते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझे ना? कि सर्टेन फोर्सेस दैट कंडेंस मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस फोर्सेस विच आर बाइंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके। कि कोई भी मैटर है तो उसके जो एटम्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो आयंस हैं, उनको एक दूसरे से बाइंड करके रखने वाले फोर्सेस को हम बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम इनके टाइप्स में आते हैं तो फर्स्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके। और जो सेकेंड टाइप है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखो बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस ये वो फोर्सेस हैं जो कि एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में बनते हैं और इन एटम्स या आयंस को बांध के रखते हैं। मींस डायरेक्ट हम इन्हें कह सकते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। मींस दे आर केमिकल बॉन्ड्स दैट ऑपरेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड्स। समझ गए ना? कि ऐसे फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनको बॉन्डेड करके रखते हैं, उनको बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ गए ना? कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स को बॉन्डेड करके रखे, आयंस को बॉन्डेड करके रखे, उन्हीं को बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिसमें आते हैं थ्री टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स: एक आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में इनका डिटेल में डिस्कस करते हैं। समझ गए ना? कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनको बॉन्डेड रखने वाले फोर्सेस, तो उनको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं, और इनमें आते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कस किया गया है। फिर आता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके। तो ये थे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, और ये हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ गए ना? कि ये कि ऐसे फिजिकल फोर्सेस, समझ गए ना, जो कि सेम सब्सटेंस या डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होते हैं। यही लिखे हैं कि फिजिकल फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंसेस। बात समझ गए ना? कि ऐसे फोर्सेस जो कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या फिर एक से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फिजिकल फोर्सेस वर्क करते हैं, उनको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है? दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एन एरिया ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एरिया ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल। समझ गए ना? और ये जब फोर्स वर्क करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एरिया और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एरिया, इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप होता है, उसी को बोला जाता है क्या बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ गए ना? कि फिजिकल फोर्सेस which act between molecules of same substance or different substance, these are the electrostatic force ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए ना? कि ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं जो कि एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज वाले एरिया और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज वाले एरिया के बीच में डेवलप होता है, ये ऑपरेट होता है। तो इसको बोला गया है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो समझ गए ना? इंट्रा में मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच का बॉन्ड है, फोर्स है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ऑपरेट होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है।
समझ गए बच्चों ये। और कहाँ लगता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे मॉलिक्यूल का निगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में ऑपरेट होता है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स में आ जाते हैं। पहला होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, या इसी को बोलते हैं कीसोम फोर्सेस, क्योंकि कीसोम साइंटिस्ट ने इसको स्टडी की है इसकी कंप्लीट डिटेल में, इसलिए इसका नेम पड़ा कीसोम फोर्सेस, और इसका नॉर्मल नेम है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। तो देखो बच्चों, डाइपोल डाइपोल मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अपोजिट पोल्स के बीच में जो है एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को बोला गया है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यही लिखा है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इट ऑपरेट्स बिटवीन, ठीक है, परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। इसकी पहचान यही है कि ये जो फोर्स होता है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट होता है, ऑपरेट होता है, जिनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मींस जो अपने आप में परमानेंटली डाइपोलर नेचर के होते हैं, उन्हीं में ये ऑपरेट होगा। जैसे कि HCl है, HBr है, SO2 है, CO है, NH3 है, H2O, HF है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, तो ये मॉलिक्यूल इनमें डाइपोलर अट्रैक्शन मिलता है। ये देख रहे हैं आप कि एक ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है और एक ये डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कि जो इनका पॉजिटिव चार्ज का एरिया है और ये निगेटिव चार्ज का एरिया है, इनके बीच में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और यही फोर्स क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल में ऑपरेट होता है जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है, मींस जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अपोजिट पोल्स के बीच में ये इंटरैक्ट होता है, ऑपरेट होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है उसको दो अलग अलग स्टेट में बताया गया है। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल मींस सॉलिड स्टेट अगर है तो इंटरएक्शन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर की पावर क्यूब, जहां आर क्या है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो कितनी डिस्टेंस तक लग रहा है वो आर है, तो इसकी इंटरएक्शन एनर्जी आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है। मींस ये फोर्स बहुत ही कम डिस्टेंस में ऑपरेट होते हैं तभी कोई इंटरएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टेशनरी पोलर स्टेट में अगर आपसे पूछे इंटरएक्शन एनर्जी तो आर से इस तरह रिलेटेड है, जहां आर है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स लिक्विड स्टेट में पूछे ये, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में ये इंटरएक्शन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। तो लिक्विड स्टेट में ये बहुत ही कम, मतलब जो इंटरएक्शन एनर्जी है वो लिक्विड स्टेट में बहुत ही कम डिस्टेंस तक ही मेजरेबल है, जबकि सॉलिड स्टेट में काफ़ी कुछ जो है मेजरेबल है। और अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के, कि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, ये फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हाई स्ट्रेंथ वाला होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस इन मॉलिक्यूल के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई मीडियम आ जाता है तो ये अट्रैक्शन कम होगा, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए ना। तो फोर्स ऑफ जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की है वो जो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या, जो मॉलिक्यूल लिया गया है ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, डाइपोलर मॉलिक्यूल, तो उसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा ऑपरेट करेगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। समझ गए ना। और अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो ये अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो इंटरएक्शन एनर्जी से रिलेशन याद रखना है, आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिड स्टेट में, आर की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विड स्टेट में।
और स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछे, जैसे कि एग्जांपल HF, HCl, HBr और HI में, तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस HF में लगेगा, फिर लगातार डिक्रीज हो रहा है। ऐसे HF, H2, NH3, RNH2, इनके पर मोल बॉन्ड की अट्रैक्शन एनर्जी दे रखी है या इनके बीच का स्ट्रेंथ दे रखा है, तो ये समझ गए। फिर आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या इसी को बोलते हैं डिवाई फोर्स। तो देखो बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक में पोलर और एक में नॉन पोलर नेचर हो, यही लिखा है कि दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेट बिटवीन a polar molecule which has permanent dipole moment and non-polar molecule, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं और नॉन पोलर हैं, अगर उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, उनमें कोई इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन आता है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसकी स्टडी की थी डिवाई ने, इसलिए इसको डिवाई फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए ना कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाए, ऑपरेट होने लगे, तो हम उसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब आता है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोला गया। तो देखो बच्चों, जो पोलर मॉलिक्यूल है, जब उसके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल उसे कुछ समय के लिए, टाइम इंस्टेंट के लिए क्या कर देता है, एक पोलराइज्ड कर देता है। और कैसे पोलराइज्ड करेगा कि जो उसका न्यूक्लियस है वो एक तरफ और जो क्लाउड है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से एक इंड्यूस्ड डाइपोलर नेचर आ जाता है किसमें, मॉलिक्यूल में। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, और ये है परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो ये इस तरह से यही लिखा है, and non-polar whose electron density is symmetrical, polar molecule may sometime polarize a non-polar molecule and induce the dipolarity in non-polar molecule। तो समझ गए ना कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर को कुछ समय के लिए इंड्यूस डाइपोलर, ठीक है, पोलराइज्ड कर देता है, और फिर इनके अपोजिट पोल्स के बीच में क्या लगने लगता है, अट्रैक्शन। तो इसी को बोला गया है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, एंड हम यहाँ पूरा कर दें सेंटेंस, एंड अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल of dipolar and induced dipolar molecule, ठीक है, developed, which is called dipolar induced डाइपोलर अट्रैक्शन। समझ गए बच्चों, इस तरह से। तो एक मॉलिक्यूल पोलर ने नॉन पोलर को पोलराइज्ड किया, उसके क्लाउड को और न्यूक्लियस को शिफ्ट कर दिया, सिमेट्री हटा दी और उसको इंड्यूस्ड डाइपोलर कर दिया, और फिर उनके अपोजिट पोल्स के बीच का अट्रैक्शन, इसी को बोला गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे H2O प्लस Cl2, ठीक है, ठीक इसी तरह से CO2 प्लस H2O, H2O प्लस Br2, H2 प्लस H2O। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक साथ दिख रहे हैं। तो इस तरह से जब किसी पोलर में, ठीक इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2, है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस Br2। ओके, तो ये सब इसी तरह के एग्जांपल्स हैं कि जब पोलर और नॉन पोलर मिल गए हों। ठीक इसी तरह से C6H6 प्लस C6H5OH, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखता है जिसमें मतलब मिक्सचर दिखता है कंपाउंड्स का, जिनमें एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है, तो वो समझ जाए कि वहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है। जितनी भी होमो एटॉमिक गैसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं, वो सब किसके कारण है बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मीन्स हीलियम प्लस वाटर, नियॉन प्लस वाटर, है ना, आर्गन प्लस वाटर, क्रिप्टॉन प्लस वाटर, तो ये सब किसको शो करेंगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब एक्चुअल अट्रैक्शन अगर देखा जाए ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन में, तो तीन अट्रैक्शन का सम होता है। देखो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि डाइपोलर मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे होंगे, तो उनके अपोजिट पोल्स के बीच में भी ऑपरेट होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि जो डाइपोलर मॉलिक्यूल है जो इंड्यूस्ड कर रहा है उसके डाइपोलराइजेशन को, उसके बीच में अट्रैक्शन आ गया।
और जो इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी एक क्या लगने लगा, अट्रैक्शन। तो डाइपोलर अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और तीसरा ये जो अट्रैक्शन लग रहा है इस वाले अट्रैक्शन को, तो हम इसे बोलेंगे कौन सा, लंदन फोर्स। ठीक है, इस तरह से तीनों प्रकार का फोर्स ऑपरेट होता है इस कंडीशन में, और इसलिए एक्चुअल जितना आना चाहिए था डाइपोल अट्रैक्शन उससे कहीं ज़्यादा आता है। तो इस तरह से इंटरएक्शन एनर्जी, और इसमें भी अगर आप इंटरएक्शन एनर्जी पूछे तो 1/r⁶ लेंगे, इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो समझ गए ना कि एक्चुअल अट्रैक्शन 3 अट्रैक्शन का सम है। और इसमें भी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मींस साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो पोलराइजेबिलिटी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, पोलराइज, मतलब ईजनेस ऑफ पोलराइजेशन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। और जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, वो उतने जल्दी इंड्यूस्ड पोलराइज्ड होता है। तो जितना ज़्यादा इंड्यूस्ड पोलराइज्ड होगा और जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल का होगा, इस फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन में देखें तो पोलराइजेबिलिटी लगातार Rn तक बढ़ेगी, और ऐसे में इन गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लगातार बढ़ेगी। अगर हम ये कहें कि सॉल्युबिलिटी अगर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए बच्चों, जितना ज़्यादा ये अट्रैक्शन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा गैस की आती है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब तीसरा बचता है डिस्पर्सन और लंदन फोर्स। तो ये वो फोर्स है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होता है। समझ गए ना। तो जैसे कि आपको दो गैसेस है, मतलब हम ये कहें, इसका एग्जाम्पल है कि जो लिक्विफिकेशन, अगर आपसे पूछ ले कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण ही गैसें लिक्विफाइड होती हैं। जैसे H2O2 Cl2Br2, जितने भी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी कोई लिक्विड या सॉलिड स्टेट आएगी तो वो इस फोर्स के कारण है। इसमें क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के जब पास में आते हैं एक लो टेम्परेचर में, तो उनका एक कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए एक क्या हो जाता है, एक इंड्यूस पोलराइजेशन हो जाता है। यही लिखा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल डेवलप्स मोमेंटरली डाइपोल ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके चार्ज जो हैं, क्लाउड जो हैं, वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मींस एक तरफ न्यूक्लियस आ जाता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता है, और इस तरह से मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट डाइपोलराइजेशन आता है, और फिर इन नॉन जो पोलर मॉलिक्यूल थे नॉन पोलर, वो पोलराइज्ड हो गए, और इनके बीच में फिर अपोजिट पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है इसी को बोला जाता है लंदन फोर्स। सबसे वीकेस्ट मॉलिकुलर फोर्स है ये, और बहुत ही लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ही क्या होता है, ये ऑपरेट होता है। और इसकी भी स्ट्रेंथ देखें तो पोलराइजेबिलिटी मींस साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये फोर्स ऑपरेट करेगा। और इसकी भी इंटरएक्शन एनर्जी 1/r⁶ से ली जाती है। तो ये लिखा है वर्क ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 500 पिकोमीटर। ये बहुत ही कम, मतलब सीधा सीधा ये देखें कि मॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम शॉर्ट डिस्टेंस में ही इफेक्टिव होते हैं। लगभग 500 पिकोमीटर मैक्सिमम आर की वैल्यू होती है, इससे आगे गए तो फिर ये कोई फोर्स काम नहीं करते। फिर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इसकी डिटेल तो हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे कि जब क्या हो, एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पोलर NH OH FH बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिकुलर फोर्स। इसकी डिटेल हम देखते हैं, इंट्रामॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर, ये सब आता है। जैसे कि इसमें ज़रूरी है कि ये बॉन्ड होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल में, NH OH FH, फिर इनके बीच में एक अट्रैक्शन लगता है इन पोलर ग्रुप्स या बॉन्ड्स के बीच में, उसी को बोला गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे वाटर में देख रहे हैं आप, एक का H और एक का O, इनके बीच में इस तरह से एक डाइपोलर अट्रैक्शन ऑपरेट होता है, और इसीलिए ये एक स्पेसिफिक टाइप का डाइपोलर अट्रैक्शन ही है और सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। ओके,
फिर लास्ट बचता है थर्मल एनर्जी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये थे हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। फिर देखो एक होती है थर्मल एनर्जी, एक वो एनर्जी जो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण मिलती है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या बॉडी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। एक ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होती है, उसे बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी। अब देखो बच्चों, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी यही डिटरमाइन करते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को। ध्यान रखें, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मॉलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है, लाते हैं, और थर्मल एनर्जी उनका अट्रैक्शन को कम करता है। मीन्स ये हम कह सकते हैं कि बोथ, ठीक है, बोथ मीन्स थर्मल एनर्जी एंड intermolecular forces operate just opposite, ठीक है, इन डायरेक्शन, कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। मीन्स एक अट्रैक्शन लाता है तो दूसरा उनके बीच का अट्रैक्शन कम करता है। तो अब देखो तीन कंडीशन बनती हैं। अगर थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से, तो फिर मैटर गैसियस स्टेट में होगा। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्मल एनर्जी से, तो सॉलिड स्टेट आएगी, और अगर दोनों फोर्स लगभग बराबर हैं तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। समझ गए ना कि ये जो थर्मल एनर्जी है और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस यही डिटरमाइन करते हैं मैटर की स्टेट को। इस तरह से थर्मल एनर्जी ज़्यादा, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम तो गैस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा और थर्मल एनर्जी कम तो सॉलिड, और दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर हों तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा। ये स्टेट एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर में। जैसे सॉलिड है, आप उसे हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड में जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट कर दें तो वो गैस में पहुंच जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में, इस तरह से। और उल्टा कर दें, हम कूलिंग इफेक्ट डालें तो टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। जैसे H2O है, टेम्परेचर 273 केल्विन से ज़्यादा कर दोगे तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, और आगे बढ़ा दोगे 373 तक कर दोगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा। और उल्टा करना शुरू करोगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगी सारी स्टेट्स। तो इस तरह से मैटर की स्टेट इन्हीं दो एनर्जीज और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। मीन्स हम ये कहें कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी ये इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं कि ये है टेम्परेचर, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो थर्मल जो एनर्जी है, ठीक है, वो इंक्रीज होगी, और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज होंगे। और जैसे ही थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड में चला जाएगा, और अगर ये कम हो जाएगी तो लिक्विड सॉलिड में आ जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये हैं हमारे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी और उनके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। ओके, फिर बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। तो एंड करते हैं।